स्टार्ट कर दिए। फिर गुड मॉर्निंग एक बार। 5 AM का उठाऊं सर, वेरी गुड नारायण, ये हुई ना बात। तो लास्ट क्लास में बच्चों ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अध्याय शुरू कर दिया था। चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था भाई टोटल कॉस्ट निकालना। किस चीज की टोटल कॉस्ट निकालोगे? सर्विस देने की, है ना। सर्विस का सेल प्राइस होगा, कॉस्ट में क्या जोड़ोगे? प्रॉफिट जोड़ोगे। फिर तीसरे के अंदर था भैया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रांसपोर्ट, ये जो सर्विस इंडस्ट्री है ये आपको पढ़नी है। एक लिस्ट बना ली थी हमने। कॉमन बातें थी फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल वाली, ये हमने डिस्कस कर ली थी। फिर डेप्रिसिएशन के बारे में चेक कर लिया था कि ये फिक्स्ड होता है कि वेरिएबल। तो अगर लाइफ टाइम में गिवन है तो फिक्स्ड, और लाइफ अगर किलोमीटर में गिवन है तो वेरिएबल हो गया था। डेली लॉग शीट एक कागज का टुकड़ा जिसमें डेली के खर्चे लिखे जाते हों। सिंपल कॉस्ट यूनिट का मतलब था एक फैक्टर डिसाइड होगा, और कंपोजिट कॉस्ट फैक्टर का मतलब था 2 फैक्टर डिसाइड होंगे। ठीक है, डी पॉइंट तक हो गए थे। आज की क्लास में लिखना स्टार्ट करिए ई पॉइंट से। डी के बाद लास्ट क्लास डी पॉइंट था, आज लिखेंगे आप ई पॉइंट। ई पॉइंट से लिखना स्टार्ट करेंगे। ई पॉइंट में आप क्या लिखेंगे भाई? ई पॉइंट में लिखो फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। आज की क्लास यहां से फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। ओके, इसमें बच्चों हम 2 फॉर्मेट बनाएंगे टोटल कॉस्ट निकालने के लिए। यहां आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां आप लिखेंगे अमाउंट। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले आप लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स चार्जेस 1 2 3 जितने भी होंगे। फिर आप लिखेंगे रनिंग चार्जेस, जितने भी होंगे 1 2 3। फिर आप लिखेंगे सेमी वेरिएबल, 1 2 जितने भी होंगे। इन सब का लगाएंगे आप टोटल कॉस्ट, ऐड करेंगे इसमें प्रॉफिट, तो लास्ट में निकलाएगा इसका सेल प्राइस। ठीक है, तो एक फॉर्मेट बनाएंगे। आज की क्लास हमने यहां से स्टार्ट करी है, पॉइंट नंबर ई से डी तक हमने कल लिख लिया था। ई पॉइंट से भी लिखना स्टार्ट करिएगा सब लोग। ठीक है, स्टैंडिंग चार्जेस एक फॉर्मेट तो बच्चों ये हो गया, क्योंकि हमको टोटल कॉस्ट तक जाना है इस चैप्टर में। तो टोटल कॉस्ट के हमने 3 पार्ट करे थे, फिक्स्ड वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड का स्टैंडिंग, वेरिएबल का रनिंग, और थर्ड आ गया सेमी वेरिएबल। या तो टोटल कॉस्ट इस फॉर्मेट से निकालिए, या फिर एक दूसरा तरीका है, मैंने कहा अगर आपको ये पता नहीं लग रहा है कि कौन सा फिक्स्ड कौन सा वेरिएबल है, तो एक फॉर्मेट और लिखेंगे। उस फॉर्मेट में एक साइड तो लिखेंगे आप पर्टिकुलर्स। आइए प्लीज, आइए आइए। कौन सी चीज का? लिखो फटाफट। एक फॉर्मेट तो हमारा ये हो गया। दूसरा फॉर्मेट लिखो बच्चों, एक साइड लिखना पर्टिकुलर्स,
और एक साइड लिखना अमाउंट। इसके अंदर बस आपको क्या लिखना है, हेडिंग लिखनी है यहां पे, स्टैंडिंग रनिंग एंड सेमी वेरिएबल, एक ही हेडिंग में तीनों, और जितने भी आइटम हो उतने आइटम लिख मारो। ठीक है, सारे आइटम लिखने के बाद इनका सब का लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट, ऐड कर देना प्रॉफिट, तो निकला आएगा आपका सेल प्राइस। अरे शिवम बाबू म्यूट रखो भाई, म्यूट रखो शिवम, म्यूट रखो। लक्ष्मण म्यूट रखो भाई। जो भी बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है इस बात का खास तौर पे ध्यान रखे कि रेलेवेंट बोलना हो तो ही अनम्यूट करना है, अदरवाइज सबको म्यूट रखना है, वरना ऑनलाइन गोली मारने का ऑप्शन भी है इसमें। ठीक है, मोदी जी ने अभी अभी इजाद करा है ये, अभी मार्केट में टेस्टिंग पे चल रहा है ये ऑनलाइन गोली मारने वाला, और ये मेरे पास है। तो दो फॉर्मेट हो गए जवान। चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना है, चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था टोटल कॉस्ट तक जाना है। टोटल कॉस्ट निकालने के दो फॉर्मेट हैं, या तो अलग अलग खर्चे पता लगे तो भी जोड़ वही आएगा, या एक ही हेडिंग में सारे लिख दोगे तो भी जोड़ वही आएगा, मतलब आंसर तो उतना ही आएगा। हम क्या करेंगे, 99% क्वेश्चंस के अंदर ये वाला फॉलो करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार ये बताता ही नहीं है कि स्टैंडिंग कौन सा है, रनिंग कौन सा है और सेमी वेरिएबल कौन सा है, तो उस केस में अपन सबको एक ही हेडिंग में ले लेंगे। ठीक है, ओके। ई पॉइंट कंप्लीट, कल डी तक लिख लिया था। आप लेट हो गए मैडम, है ना, लेट नहीं होने का है। डी के बाद ई पॉइंट हमने आज लिखा है। ठीक है, ई के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आज। ई के बाद क्या आता है भाई, एफ आता है क्या रे, तो लिखो एफ पॉइंट लिखो। एफ पॉइंट में लिखो व्हाट इज टेकिंग्स, या फिर कलेक्शन, या फिर प्रोसीड्स। व्हाट इज कलेक्शन, टेकिंग्स, प्रोसीड। इसमें लिखना है आपको इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री sales is known as takings, collection, proceeds, एक नाम और भी इसका, रेवेन्यू। एफ के बाद लिखना जी पॉइंट। जी पॉइंट में लिखना ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट इन कॉस्ट शीट। इसमें लिखना फाइनेंस कॉस्ट ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन लोन, और दूसरा कैश डिस्काउंट, विल नोट द पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। नीचे लिखना बट इफ इन क्वेश्चन it is required to add interest amount in cost sheet, then
it will be shown in separate head. It will be shown in separate head. एफ जी, जी के बाद क्या आता है एच, एच पे लिखना बच्चे ट्रीटमेंट ऑफ abnormal cost in cost sheet. लिखना इसके नीचे एग्जाम्पल, फाइन, पेनल्टी, चालान एटसेट्रा, ब्रैकेट में लिखना ड्यू टू केयरलेस वर्किंग, नोट द पार्ट ऑफ कॉस्ट। यहां तक लिखो, फिर समझते हैं, फिर प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। फाइन, पेनल्टी, चालान एटसेट्रा, ड्यू टू केयरलेस वर्किंग, नोट द पार्ट ऑफ कॉस्ट। लिख लिया आपने? ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल कॉस्ट इन कॉस्ट शीट। ऑनलाइन वालों फटाफट लिखो यहां तक। आज अग्रवाल जी नहीं आए भाई, घर से आ रहे हैं। अग्रवाल जी कहाँ गए आज? ऋतिक आया है क्या भाई? सो रहा होगा अभी, है सेठ आदमी। ओहो क्या बात है, आज तो ऑनलाइन है जवान। आज लेट उठा लगता है, मीटिंग चल रही है। आपके साथ एक लड़की थी, वो भी सो गई आज। आप उसके साथ नहीं आते क्या? आप अलग आते हैं? एफ लिखा होगा, एफ हल्का, आगे वाले से चला ले, एफ होगा। स्लो चलाना बस, बस ये करता है एक बार ऐसा, ठीक है चल जाएगा। ओके बच्चों, लिख लिया यहां तक सबने? सिद्धार्थ ने लिख लिया। इधर वाला बंद कर दे भाई, ये बंद मत करो, बस बस इसको छेड़ो मत। अरे एसी चला रखी तो ठंडा हो जाएगा, बैठ जाओ आराम से ना, फिर आवाज सुनती नहीं है पंखों में ज्यादा, बैठ जाओ। हाँ जी जवान, देखो 3 पॉइंट हमने लिखे हैं, लक्ष्मण, आर्यन, नारायण, सिद्धार्थ का हो गया भाई। आइए जनाब समझते हैं, फिर प्रैक्टिकल पोर्शन पे चलते हैं। तो हमने कहा भाई टोटल कॉस्ट निकालना है, फॉर्मेट बन गया। फिर हमने कहा टेकिंग्स किसको बोलते हैं। एक बात बताओ, मैं अगर बस का मालिक हूं और सारे दिन बस में टिकट काट के आया हूं, तो मैं ऐसे कहूं क्या सेल हो गई, या मैं ऐसे कहूं कलेक्शन हो गया? कौन सा वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है? कलेक्शन, क्योंकि सेल का मतलब है फिजिकल आइटम बेचना और कलेक्शन का मतलब है सर्विस बेचना। तो हमने कहा सेल्स का ही नाम यहां पे क्या रख दिया गया है, कलेक्शन। और कलेक्शन के भी कई सारे नाम हैं, टेकिंग्स भी कलेक्शन को ही बोलते हैं, प्रोसीड भी बोलते हैं, और एक और नाम और भी है, रेवेन्यू भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 नाम है। तो हम यहाँ पे कई बार अपन सेल्स भी बोल देंगे, लेकिन आपको समझना है कि सेल्स होता है कॉमर्स की भाषा में फिजिकल सामान को बेचना, सेल्स होता है सर्विस को बेचना, कलेक्शन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखा हमने, क्या हम फाइनेंस कॉस्ट का कैसे डील करें। हालांकि ये बात अपन फाउंडेशन में भी पढ़ चुके थे, ध्यान हो तो आपको। एक मैंने एग्जाम्पल दिया था फाउंडेशन में आप लोगों को, अमीर और गरीब आदमी का एग्जाम्पल दिया था, एक पार्ले जी बिस्किट का एग्जाम्पल दिया था। चलो एक बार मैं फिर समझाता हूँ जो बच्चे नए जुड़े हैं। देखो ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है। मान लीजिए बच्चों मेरी बस है, मैं बस ले आया, मैं बस लाया बच्चों उधार में, लोन पे बस लेके आया, है ना। लोन लिया मैंने 10 लाख रुपए का बस के लिए, और हर साल इंटरेस्ट पे करता हूं 1 लाख रुपया का, हर साल इंटरेस्ट। तो मेरे को बताओ, मैं अपने टिकट प्राइस महंगी कर दूं क्या ड्यू टू इंटरेस्ट अमाउंट? क्या ख्याल है, आप मेरी बस में चढ़ोगे क्या? मेरी बस का जेन्युइन किराया 10 रुपया, पेट्रोल डीजल ड्राइवर कंडक्टर के खर्चे जोड़ के 10 रुपया टिकट, लेकिन इंटरेस्ट जोड़ता हूं तो टिकट हो जाती है 14 रुपए की। तो क्या आप मेरी बस में चढ़ोगे क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपने संसाधन, आपने रिसोर्सेज इंटरेस्ट पे ले रखे हैं, लोन पे ले रखे हैं,
तो आप जो पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट, वो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट का या सर्विस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। विजय माल्या साहब ने वो चलाई थी क्या एयरलाइन, लोन पे चलाई थी, है ना, तो क्या उसके टिकट के प्राइस महंगे थे क्या, या बाकी जो लोग थे उनके हिसाब से नॉर्मल प्राइस थे? मैंने कहा नॉर्मली प्राइस होंगे। जैसे आप थिएटर खोल लो कल को, तो थिएटर अगर आपने लोन लेके खोला है तो आप 100 रुपए के टिकट के 500 कर दें क्या, क्योंकि अपन ने लोन पे खोला है? मैंने कहा नहीं। इसलिए कॉस्टिंग में ये बोला जाता है कि फाइनेंस कॉस्ट है, उसका कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे जो सवारी बस में चढ़ेगी, क्या उसको ये मतलब है क्या ये लोन की है कि बिना लोन की बस है? उसको कोई मतलब नहीं है। एडिडास कंपनी अगर लोन ले ले तो क्या शूज महंगे कर दे क्या? नहीं कर सकती, क्योंकि कस्टमर को इस शूज से कोई मतलब इस लोन से कोई मतलब नहीं है। तो इस बात को कॉस्टिंग में पढ़ाया जाता है कि फाइनेंस कॉस्ट है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होती है। फाउंडेशन में मैंने एग्जांपल दिया था पार्ले जी बिस्किट का, ध्यान हो तो आपको याद है, पार्ले जी बिस्किट का एग्जांपल दिया था, है ना। मैंने कहा पार्ले जी बिस्किट की कंपनी बच्चों अगर लोन ले ले तो क्या पार्ले जी महंगा कर दें क्या, 5 वाला 7 के भाव कर दें? नहीं कर सकते, है ना। दूसरा बच्चों, अगर पार्ले जी कंपनी माल खरीदती है, आटा खरीदती है, 10 रुपए का आटा खरीदा, लेकिन इंस्टेंट पेमेंट कर दिया 8 का और डिस्काउंट मिल गया 2 का, तो मेरे को बताओ परचेज करने की कॉस्ट 10 रुपए मानोगे कि 8 रुपए मानोगे? बताओ क्या ख्याल है। परचेज, आटा खरीदने की, पार्ले जी कंपनी है आटा खरीद रही है बिस्किट बनाने के लिए, 10 रुपए का सामान कैश डिस्काउंट 8 में मिल गया, तो परचेज की कॉस्ट 10 मानोगे कि 8 मानोगे? 10 रुपए मानोगे ना। अच्छा, एक दूसरा मैंने बताया कि एक दूसरा आदमी भी पार्ले जी का व्यापार करता है, वो आटा उधार में खरीदता है, तो वो परचेज तो करता है 10 रुपए का, लेकिन उधार में लेता है क्रेडिटर 10 रुपए, और लेटर ऑन इसके ऊपर इंटरेस्ट का भी पेमेंट करता है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 2 रुपए 2 रुपए, और लास्ट में देता है क्रेडिटर टू कैश 12 रुपए 12 रुपए। तो ये गरीब आदमी जो है, इसके लिए आटा परचेज करने की कॉस्ट 12 रुपए माने कि 10 रुपए माने? 10 रुपए मानेंगे, ठीक है, 10 रुपए मानेगा। आइए भाई, आ जाओ आ जाओ, हम थोड़ा जल्दी शुरू हो गए लगता है ना। तो भाई मैंने कहा कि अगर आप सामान इधर से लेते हैं, अगर आपने लोन पे लिया है तो आपकी परचेज कॉस्ट ज्यादा नहीं मानी जाएगी, और अगर आपने कैश में लिया है और डिस्काउंट मिल गया तो आपकी कॉस्ट कम भी नहीं मानी जाएगी। तो कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड। कॉस्ट का मतलब ये नहीं है अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज पेड, कॉस्ट का मतलब है अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड। तो मैंने कहा इस आदमी ने भी 10 रुपए का रिसोर्स कंज्यूम किया है, क्योंकि नगद में लिया तो 10 का ही कंज्यूम किया है आटा, और गरीब आदमी खरीदेगा उसने भी आटा कितने का कंज्यूम किया है? 10। वो तो फाइनेंस था, इसके पास पैसा इंस्टेंट था, तो इसको फाइनेंस की मदद से 2 रुपए कम मतलब डिस्काउंट में लगाया। इसके पास पैसा नहीं था तो इसने 2 रुपए एक्स्ट्रा पे करे हैं फाइनेंस के कारण। तो मैंने कहा फाइनेंस के कारण कॉस्ट का पार्ट नहीं होती। तो फाइनेंस में 2 चीजें आती हैं, एक आती है इंटरेस्ट ऑन लोन, और दूसरा क्या आता है? कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो हमने देखो यही बात यहां पे लिखी है। फाइनेंस कॉस्ट शीट में क्या होगा फाइनेंस कॉस्ट का? तो फाइनेंस कॉस्ट में एक तो लोन आएगा और दूसरा कैश डिस्काउंट आएगा। मैंने कहा विल नॉट पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, ये पार्ट नहीं होंगे। बट अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले कि ऐड करिए इंटरेस्ट का अमाउंट कॉस्ट शीट में, तो क्वेश्चन के साथ लड़ाई करें क्या? अगर मैं मालिक, मैंने कहा भाई अपनी बस तो इंटरेस्ट के साथ ही जुड़ेगी, मतलब अपनी टिकट प्राइस है ना वो 14 ही रहेगी, कोई आए चाहे बताए, तो अपन क्या मालिक से लड़ेंगे क्या? नहीं लड़ेंगे। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले कि आपको इंटरेस्ट का अमाउंट जोड़ना या घटाना है, तो जैसा क्वेश्चन बोले इस चैप्टर में वैसा करना है। एक चैप्टर और पढ़ाऊंगा मैं कॉस्ट शीट, उसके अंदर ये अजम्पशन लिखवाऊंगा कि क्वेश्चन कुछ भी कहे आपको ऐड नहीं करना है, लेकिन इसमें अजम्पशन क्या लिखवाई है? अगर क्वेश्चन बोले तो ऐड कर देना है। तो ये चैप्टर्स की कुछ अजम्पशंस हैं, ये आपको माननी पड़ेंगी। नेक्स्ट हमने लिखा बच्चों अब नॉर्मल। एक बात बताओ बच्चों, अगर अपन टिकट बस चलाते हैं, रेड लाइट क्रॉस कर दी, चलान कटेगा कि नहीं कटेगा? है ना, कटेगा, चलान कटेगा, ठीक है ना। हाँ, चलान कटेगा बच्चों। तो क्या आने वाले समय में टिकट का प्राइस महंगा कर दें, क्योंकि चलान का खर्चा हो गया? चलान का पैसा क्या टिकटों से वसूल किया जा सकता है क्या? क्या ख्याल है? नहीं किया जा सकता। अच्छा, ट्रक चलाते हैं अपन, मान लीजिए ट्रक की कैपेसिटी तो थी 5 टन वजन ले जाने की,
अपन ने इसमें डाल लिया 8 टन वजन, और आगे आ गए भाई साहब वही क्या बोलते हैं जिनको, पुलिस वाले, है ना, पुलिस वाले आ गए, ट्रैफिक पुलिस वाले। मेरे को बताओ ओवरलोडिंग का चालान कटेगा? कटेगा ना। मान लीजिए 10,000 रुपए का चालान काट दिया, तो क्या अपन ट्रक का किराया बढ़ा दें? मतलब ट्रक बुकिंग का किराया, पहले अगर मान लीजिए 1 टन सामान लेना कि अपन 10 रुपए लेते थे, तो अब क्या 1 टन लेने के अपन 15 रुपए कर दें क्या? महंगा नहीं कर सकते, क्योंकि ये चालान किस कारण कटा है? ड्यू टू केयरलेस वर्किंग। और इसके रीजन कौन? केयरलेस वर्किंग का मतलब हमारी गलती। तो क्या हम हमारी गलती की बर्डन कस्टमर पे डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। इसलिए हमने कहा अब नॉर्मल कॉस्ट है, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होती। पार्ले जी कंपनी की फैक्ट्री में आग लग जाए और पूरी पार्ले जी कंपनी की फैक्ट्री जल के स्वाहा हो जाए, तो मेरे को बताओ क्या पार्ले जी 5 वाला 8 का कर दें क्या? अरे नुकसान तो हो गया, फैक्ट्री जल गई। मैंने कहा नुकसान, आग लगना मतलब केयरलेस वर्किंग, तभी तो आग लगी, रोज थोड़ी लगती आग। तो मैंने कहा केयरलेस वर्किंग के कारण कोई खर्चा हुआ है तो वो कस्टमर पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। कस्टमर से उतने ही पैसे लिए जाएंगे जितने जायज तौर पे, जेन्युइन तौर पे कस्टमर को जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसकी जो वर्थ है, उतने ही रुपए कस्टमर से लिए जा सकते हैं। ठीक है, एच पॉइंट तक ये थे बच्चों कुछ कॉमन पॉइंट। तो हमने कहा अगर मान लीजिए अपन बस चलाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर अपन हॉस्पिटल चलाते हैं तो इंटरेस्ट लिया तो पेशेंट से नहीं लेंगे, अगर अपन बिजली बेचते हैं तो अगर बिजली लोन पे प्लांट लगाया है तो उसका पैसा कस्टमर से नहीं लेंगे। तो ये सारी इंडस्ट्री में अप्लाई होंगी ये बातें। अब अपने को एक एक करके इंडस्ट्री को पकड़ना है और उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। चलो बच्चों, पहला इंडस्ट्री कौन सा था? ट्रांसपोर्ट में कितनी है? 4। पहली कौन सी है? बस ट्रांसपोर्ट। ये बस वाले किराया कैसे लेंगे भाई? एक तो देखेंगे सवारियां कितनी, दूसरा देखेंगे कितनी दूर जाएंगी, यही तो देखेंगे। तो आप कितने पॉइंट हो गए हमारे? 4। चौथा ही पॉइंट चल रहा था हमारा। अब लिखो बच्चों पॉइंट नंबर 5। ऑनलाइन वालों लिख रहे हो क्या पॉइंट नंबर 5? मिसी का भी आई है क्या आज? पॉइंट नंबर 5 में लिखो बच्चे, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस। हालांकि सेलिंग लिखना गलत है लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं, हाउ टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस इन केस ऑफ बस ट्रांसपोर्ट। बस में अगर ट्रांसपोर्ट करें तो मैंने कहा सेलिंग प्राइस लिखना गलत है, यहां पे टिकट प्राइस लिखना चाहिए सही तरीके से। तो ठीक है, हालांकि आगे चल के अपनी सेल को टिकट में कन्वर्ट कर देंगे, पहले तो मैंने सेलिंग प्राइस ही लिख दिया है। ओके, लिखो बच्चों इस केस में, इन केस ऑफ बस ट्रांसपोर्ट, बस ट्रांसपोर्ट टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट is to be charged from ticket price, from ticket price on the basis of number of passenger and kilometer traveled। कितने लोग कितने किलोमीटर यात्रा करेंगे, बस का किराया इन्हीं 2 बातों पे डिपेंड करेगा, है ना। अपन इसमें देखो भाई, मैंने पहले ही क्लास में कहा था कि स्ट्रक्चर्ड बिजनेस है। अपन ऐसे नहीं कहेंगे कि भाई ये छोटा बच्चा है इसको गोद में ले लो इसकी टिकट नहीं लगेगी। मैंने कहा ऐसे सवाल नहीं होंगे, ठीक है, कि अब आप किसी कोई लेडी बैठी हो, आपको बहन जी इसको गोद में ले लो ना, आप एक सवारी और बैठ जाएगी। मैंने कहा ऐसा नहीं, सीट टू सीट चलेंगे यहाँ पे, किसी भी सवारी को छत पे नहीं चढ़ाएंगे, किसी भी सवारी को खड़ा नहीं रखेंगे। मतलब 40 सीट है ना, तो अपन 40 ही पैसेंजर बिठाएंगे या 40 से कम बिठाएंगे, 41 पैसेंजर अपन किसी भी क्वेश्चन में नहीं बिठाएंगे।
लेकिन एक्चुअल जीवन में 40 वाली में अपन कम से कम 60 तो अपन भरेंगे ही, है ना। और अगर सवारियां ज्यादा रहेगी तो कंडक्टर बोलेगा अरे भाई साहब सारी तो खाली पड़ी है, चाहे बैठो उसमें 60 जने 40 वाले में, लेकिन कंडक्टर के मुंह से कभी ये नहीं निकलेगा कि बस भर चुकी है ना, पूरी खाली। बस कहेगा पूरी खाली पड़ी, बस 40 वाले में 60 बैठे फिर भी पूरी खाली पड़ी है ना। ये चीजें चलेंगी भाई, सवारी को नाराज नहीं करना है ना। हमारे गांव में ना एक कहावत है कि एक प्राइवेट बस वाले क्या होते हैं कि ओवरलोडिंग चलते हैं, तो कंडक्टर ने पूरी बस भर ली, पैर रखने कोई जगह नहीं, है ना, पैर रखने कोई जगह नहीं। तो भाई अब बाकी लोगों को क्या बोल के चढ़ाएगा, वो क्या बोल के चढ़ाएगा? जो जवान आदमी होगा उसको कहेगा छत पे आ जा भाई, तू तेरे लिए सवारी, तेरे लिए सीट में अलग से निकलवाता हूं, है ना, और 2-3 को छत के ऊपर। लेकिन अपन किसी भी सवाल के अंदर 40 वाली में 40 ही रखेंगे या कम रखेंगे, ज्यादा कभी भी। इसीलिए कॉस्टिंग है ना वो एक्चुअल जीवन में रियलिस्टिक नहीं हो पाती। जैसे हवाई जहाज में सीट टू सीट जाते हैं ना, तो वो और भी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड बिजनेस है। लेकिन वोल्वो जो बस होती है ना, जो प्राइवेट वाला जो धंधा होता है, वो उस ज्यादा सवारी नहीं बिठाएंगे, जितनी सीट है ना उतनी ही सवारियां बिठाएंगे। तो हम यहाँ सीट टू सीट की कॉस्टिंग करेंगे। ऐसे ही सिनेमा हॉल में 50 की मूवी है तो 50 ही लोग दिखाएंगे, इसलिए भाई साहब पैडियो में बैठ जाओ, देख लो फिल्म तो चल रही है ना। ऐसा काम अपन यहाँ पे नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर बिजनेस में चलेंगे। आइए बच्चों, तो आगे लिखते हैं थोड़ा सा बातें, है ना। चलो एक एग्जाम्पल लिखो इसके अंदर, एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं आपको। पहले थोड़ी डायग्राम बनाना आता है क्या आप लोगों को? पेंटिंग वेंटिंग आती है थोड़ी बहुत? देखो एक बनाओ बढ़िया सी बस, बढ़िया सी बस बनाओ। ये है बच्चों हमारी बस, ठीक है। इस बस में कंडक्टर कौन बनेगा? इसमें सीट तो है 50, ठीक है, सवारियों के लिए सीट 50 है। ये चलेगी बच्चों, रामबाग नाम की जगह है क्या एक जयपुर में, ठीक है। रामबाग से इसको अपन लेके जाएंगे, एक अच्छी सी जगह लेके जाते हैं इसको, सड़क सड़क पे चलेगी। इसको लेके जाते हैं मानसरोवर पे। जो बच्चे जयपुर के नहीं हैं भाई, ये बहुत ही बढ़िया जगह है मानसरोवर, बहुत हरियाली है यहाँ पे, है ना। धीरे बोला करो, इधर सुन जाता है इधर तक। हाँ, मानसरोवर बहुत बढ़िया जगह है बच्चे। इसकी दूरी जो है बच्चों वो है 20 किलोमीटर की दूरी है भाई। ओके, मैं कुछ डेटा और देता हूं। बस विल मेक 2 राउंड ट्रिप पर डे। एक दिन में कितने चक्कर मारेगी? 2, ठीक है। दूसरा, बस विल वर्क 25 डेज इन ए मंथ। एक महीने में 25 दिन काम करेगी, 5 दिन छुट्टी रखेगी बस। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट पर मंथ ₹2 लाख। ऐसा मानना है कि एक महीने बस को घुमाएंगे तो लगभग खर्चा बस का कितना हो जाएगा? 2 लाख। लेकिन सवारियां जो हैं, एवरेज ऑक्यूपेंसी, एवरेज ऑक्यूपेंसी मतलब सीट जो भरी रहेंगी, पास्ट ईयर का एक्सपीरियंस कहता है कि 80% सीटें ही भरी रहेंगी, मतलब बस लगभग 20% खाली जाएगी, मतलब सीट है ना वो 20% खाली जाएंगी, ठीक है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है, कैलकुलेट करिए बच्चों। नंबर 1, टोटल रन किलोमीटर पर मंथ। दूसरा आपको निकालना है टोटल पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ। तीसरा आपको निकालना है कॉस्ट
पर पैसेंजर पर किलोमीटर। फिर चौथा निकालना है टिकट प्राइस फ्रॉम रामबाग टू मानसरोवर, टू मानसरोवर। भाई देखो सवाल बहुत मुश्किल है, कैलकुलेशन तो बहुत ही मुश्किल है, तो थोड़ी लंबी सांस ले लो, कैलकुलेटर निकाल लो और दिमाग को थोड़ा सा शार्पन करो। मैं जैसा बोलूं ना बस वैसा सोचना है एक बार के लिए, फिर आप अपने हिसाब से सोच लेना, ठीक है। यहां तक लिखा भाई जवानों, आराम से लिखो पहले। अब देखो इसमें कैलकुलेशन बहुत सारी होंगी, है ना। कैलकुलेटर सबका साथ में होना चाहिए। ओके, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, लेकिन अपन निकाल के छोड़ेंगे। सॉल्यूशन नंबर 1, पहला पूछा है क्वेश्चन ने रन किलोमीटर। व्हाट डू यू मीन बाय रन किलोमीटर? बस का स्पीडोमीटर होता है एक, जैसे बाइक स्कूटी के अंदर एक सुई होती है उसमें किलोमीटर होते हैं, वैसे बस में भी 1 किलोमीटर निकलते हैं स्पीडोमीटर में। मैं जानना चाहता हूं 1 महीने बस इधर उधर भागती फिरती रहे तो 1 महीने में बस है कि स्पीडोमीटर में कितने किलोमीटर निकल जाएंगे। तो क्या मैं इसका नाम ऐसा रख दूं, क्या रन किलोमीटर, ब्रैकेट में लिखा मैंने एक बस का निकालना है और पर मंथ का निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आर्यन ने तो निकाल भी दिया है, लेकिन मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूं सारे सवालों में वैसे ही करना है। हालांकि आंसर बहुत सारे 2 + 2 भी 4 ही होते हैं, 2 × 2 भी 4 ही होते हैं। अपने को यहाँ पे प्लस वाला मेथड लगाना है। क्यों लगाना है आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि आगे चल के 4-5 बस हो जाएंगी इसमें, एक आदमी के पास 4-5 बस हो जाएंगी, तो प्लस वाला मेथड है वो सही रहेगा, कैलकुलेशन ईजी रहेंगी। तो मैंने कहा बच्चों 20 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर आना है, आना जाना कितना हो गया 40। फिर एक दिन में 2 बार जाना है, तो एक बार में 40 जाएंगे तो 2 बार में 80। तो अपन इसको कैलकुलेशन में से दिखाएंगे 2 ट्रिप मल्टीप्लाई करके, 20 + 20 दिखाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 ट्रिप से। ये एक दिन का हो गया हिसाब किताब। ऐसे हम कितने दिन चलेंगे, 1 महीने में 25 दिन काम करेंगे। और ऐसे हमारे एक बस है, एक बस है हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, कितना आ गया, पक्का 2000 आ गया, 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर हमारी बस पूरे महीने में स्पीडोमीटर में निकाल देगी। इसका मतलब पेट्रोल डीजल 2000 किलोमीटर का जल जाएगा, ठीक है। अब एक कंफ्यूजन और है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राउंड ट्रिप। देखो शहर के अंदर अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमा जाए तो ये भी तो राउंड ट्रिप हो गई, है ना। यहां से चले और यहीं पे वापस आ गए, ये भी तो राउंड ट्रिप होती है। और मैंने कहा एक डेस्टिनेशन से जाके आना भी राउंड ट्रिप होती है, यहां से चले इधर ही आ गए, ये भी राउंड ट्रिप है। एक यहां से गए यहां, फिर यहां से आए वहां, यहां भी राउंड ट्रिप है। हमारे सवालों में सभी के अंदर ये वाली राउंड ट्रिप का यूज होगा, ये वाला किसी में भी नहीं होगा, ठीक है। यहां पे एक डेस्टिनेशन से दूसरी पे, फिर उससे उसी रूट से वापिस आएंगे, ठीक है। डन। जयपुर की तरह नहीं है, जाने का रास्ते अलग हैं, आने के अलग हैं। हम यहाँ पे जितने भी सवाल करेंगे उसी सड़क से जाएंगे, उसी सड़क से वापस आएंगे। तो पहला कैलकुलेशन हो गया 2000 किलोमीटर का। अब बच्चे मैंने क्वेश्चन में आपको ना पॉइंट नंबर 3 पे पूछा है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। 1 किलोमीटर पैसेंजर जाए तो कितना रुपया खर्चा बैठेगा, अभी कॉपी में नहीं लिखना है। और मैंने आपको एक डेटा दिया है, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है बच्चों, 2 लाख। पहले तो समझिए ये एस्टिमेटेड ही क्यों दी है, एक्चुअल क्यों नहीं दी आपको। देखो एक्चुअल कॉस्ट का पता लगेगा काम होने के बाद, लेकिन टिकट का पैसा लेना है काम होने से पहले। आप सवारी को ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं भाई साहब 1 महीने घूम के देख लेंगे, फिर आपको फोन कर लेंगे, फिर आप पैसा दे जाना। पहले ही एस्टिमेटेड बेसिस पे आपको टिकट का पैसा निकाल के रखना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि 2 लाख, अभी लिखना मत कॉपी में, मेरा मानना है कि 2 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे 1 महीने में। और बस कितने किलोमीटर चल रही है बच्चों, 2000। तो अगर इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100। 1 किलोमीटर बस चलाने का खर्चा कितना है, तो मैंने कहा 1 किलोमीटर बस चलाने का 100 रुपया खर्चा है।
और कोई सवारी अगर यहां से यहां जाए तो वो कितने किलोमीटर यात्रा करेगी? तो मेरे हिसाब से ना उसकी टिकट प्राइस ऐसे बना दी जानी चाहिए, 100 मल्टीप्लाई 20, 2,000 रुपये ले लेने चाहिए इस सवारी से। तो इस बस में बैठोगे क्या तुम? रामबाग से मानसरोवर, रामबाग से मानसरोवर 2,000 रुपये में चले जाओगे क्या? नहीं। इसका मतलब ये कॉस्टिंग सही नहीं है। क्या गड़बड़ है इस कॉस्टिंग में? वेरी गुड। इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर किया गया है? किलोमीटर को। और अपने को कंसिडर करना है कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, मतलब किलोमीटर भी कंसिडर करने हैं और पैसेंजर भी कंसिडर करने हैं। इसीलिए हमने कहा 2,000 रुपए का किराया सही नहीं है। ऐसा काम टैक्सी में तो हो सकता है, क्योंकि टैक्सी में पैसेंजर काउंट नहीं किए जाते, बस सिर्फ किलोमीटर काउंट किए जाते हैं। तो मैंने कहा ये हिसाब किताब होगा टैक्सी बिजनेस में, लेकिन बस वाले बिजनेस में ये हिसाब किताब नहीं होगा। तो सर क्या करना पड़ेगा? तो बच्चों नंबर 2 पे लिखिएगा जो करना पड़ेगा वो, इसका नाम होगा पैसेंजर किलोमीटर। मैंने कहा ये 1 बस के होंगे, पर मंथ के होंगे। निकलेंगे कैसे? मैंने कहा बस तो चलेगी 2,000 किलोमीटर एक महीने में, और हर किलोमीटर में हमारे पास 50 सीट हैं, लेकिन सवारियां 50 नहीं होंगी, सवारियां हमारी होंगी 80%। तो जरा इसको कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, कितना आया भाई? 80,000 आया। इस 80,000 का नाम जो रखोगे ना, वो रखोगे इसमें पैसेंजर भी हैं और किलोमीटर भी। लेकिन इसका कंसेप्ट समझ में नहीं आया। मैंने कहा अभी समझाता हूं, जस्ट 1 मिनट रुक जाओ बस। नंबर 3 पे लिखना कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। मैंने कहा देखो 2 लाख रुपए लग गए टोटल एक महीने में, और बस में होंगे 80,000 पैसेंजर किलोमीटर। तो एक पैसेंजर किलोमीटर का कितना रुपया आएगा? 0.25 रुपया आएगा क्या? 2.5 2.5 रुपीज पर किलोमीटर, है ना। अब मैंने कहा भाई देखो, अगर टिकट का प्राइस मुझे निकालना हो, टिकट का प्राइस, तो 2.5 रुपया पर किलोमीटर पर पैसेंजर है, ध्यान रखना ये पर पैसेंजर। तो 2.5 मल्टीप्लाई 20 किलोमीटर जाएगा, कितने रुपए का टिकट काट दें? 50 रुपए की टिकट काट दें। अब मेरे हिसाब से आप इस बस में चढ़ जाओगे, है ना, एसी वाली बस है ये। 50 रुपए की टिकट, ठीक है। अभी 2,000 की आ रही थी अभी अभी। मैंने कहा एग्जाम में तो ये काम करना जो मैंने अभी आपको लिखा। अब इसको समझते हैं, ये पैसेंजर किलोमीटर क्या बला है, ये 80,000 जो 80,000 आए हैं, ये क्या चीज आई है। पहले एक बार लिखिएगा सब बच्चे यहां तक। लिखो लिखो सब बच्चे। लिखो भाई लिखो। टिकट प्राइस 2.5 1 किलोमीटर का 20। लिख लिया बच्चों? आइए जनाब एक बात समझाते हैं अब आप हमको। देखो ये पैसेंजर किलोमीटर है ना, ये मोदी जी का कंसेप्ट दिया हुआ है। मोदी जी को जानते हैं आप लोग? हमारे भारत के क्या है? प्रधानमंत्री। अच्छा एक बात सुनो, प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने जरूर सुना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आपकी जनसंख्या कितनी हो गई है? लगभग 125 करोड़। ये तो वो है जो गिन लिए, है ना, जो नहीं गिने वो अलग रह गए हैं। ये तो गिनने वाले हैं, और जब तक गिन रहे होंगे तब तक पता नहीं कितने ही और हो गए होंगे, है ना। तो भारत की एग्जैक्ट जनसंख्या इस जीवन काल में पता नहीं लग पाएगी। वो एक बात बोलते हैं कि भाई अगर मेरा एक भारतवासी एक कदम चले, एक कदम चले, तो मेरा देश कितने करोड़ कदम चल जाएगा? क्या आप सच में लगता है 125 करोड़ कदम चल जाएगा देश? अच्छा ऐसा कर लेते हैं, पूरी जनता को ना ऐसे लाइन में खड़ी कर लेते हैं। मैंने कहा जनता चलो, एक कदम चलो। तो फिजिकल दूरी कितनी
तय तय होगी बच्चों, वन वन स्टेप भी तय होगा ना, मतलब फिजिकल दूरी तो तय होगी वन, लेकिन साउंड कितनी कदम की आएगी? 125 करोड़ की आएगी। मैंने कहा दूरी तो एक ही कदम चलेगा, देश तो एक ही कदम चला है, दूरी तो एक ही कदम चली है। अगर मोदी जी का कंसेप्ट अगर तरीके वाला होता, तो अगर मुझे बारात लेके जानी हो कहीं, जैसे 100 किलोमीटर मुझे कहीं बारात में जाना है और 100 बाराती हैं, तो गाड़ी करने की क्या जरूरत है? 1 किलोमीटर एक बाराती पैदल चली लेगा, है ना, दुल्हन को ले ही आएंगे अपन समय पे, क्या बात बनेगी क्या? मैंने कहा नहीं, ये मैथमेटिक्स रूप से क्या हो गया है, गलत हो गया है ना। लेकिन बस के केस में ये थोड़ा सा सही बैठेगा। कैसे बैठेगा? मैंने कहा देखो एक बात समझिएगा, अगर मैं इस बस के अंदर 125 करोड़ जनता नहीं है, इस बस के अंदर मान लीजिए 50 का 80% कितना होता है बच्चों? 40। मैंने कहा 40 ही जनता है बस, और ये दूरी थी अपनी 20 किलोमीटर। अपन एक कदम नहीं चलाएंगे, इनको कितने कदम चलाएंगे अपन? 20 किलोमीटर चलाएंगे। तो यहां पे जब मैं इनको सबको उतारूंगा, तो हर आदमी कितने कितने किलोमीटर यात्रा करके आया होगा? 20-20, और उन सब की जोड़ूं तो 20 मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा ना, तो 4 दूनी 800 हो जाएगा, यस और नो। फिर यहां से मैं नई सवारियां चढ़ाऊंगा बस के अंदर, फिर उनको मैं किधर लेके आऊंगा? यहां लेके आऊंगा, फिर उनको यहां उतारूंगा, वो सारी सवारियों भी कितनी कितनी यात्रा करके आई होंगी? 20-20। तो मैंने कहा यहां पे भी 20 मल्टीप्लाई 40 कितना आ जाएगा? 800। ये एक ट्रिप का आ जाएगा आने और जाने का। मैंने कहा ये 800 कदम थोड़ी हो गए, 800 हो गए पैसेंजर किलोमीटर। तो मोदी जी ने गलत बोल दिया। वो मोदी जी को ये बोलना चाहिए था, अगर भारत एक कदम चले तो पैसेंजर किलोमीटर ना वो 125 करोड़ हो जाएंगे, ऐसे बोलना चाहिए था उनको। लेकिन उन्होंने वो जनता को थोड़ा सा हाइप करने के हिसाब से उन्होंने बोल दिया। हाँ, उनको सीएमए में एडमिशन नहीं लिया था ना उन्होंने, इसलिए आपको कंसेप्ट क्या समझना है, मेरी बस तो चलेगी 2000 किलोमीटर, और बस में बैठी हुई जनता कितने किलोमीटर चल जाएगी? 80,000। ऐसा क्यों? क्योंकि 2000 किलोमीटर बस आने जाने में, बस तो चलेगी 2000, उसमें हर वक्त सवारियां बैठी होंगी 40, हर वक्त 40 सवारियां बैठी होंगी, तो हर सवारी ने इतना इतना यात्रा करी होगी, है ना। तो टोटल सवारियों ने यात्रा कितने करी है? 80,000। तो आपको जब भी सवाल करेंगे तो पहले निकालना पड़ेगा आपको रन किलोमीटर, मतलब मेरी बस कितने किलोमीटर चलेगी, फिर आपको निकालना पड़ेगा पैसेंजर किलोमीटर, मतलब मेरी जनता कितने किलोमीटर चलेगी। तो जनता चलेगी 80। किराया बस से लेना है कि जनता से लेना है? जनता से। तो कॉस्ट में डिवाइड कितने से करवाएंगे आप? 80 से। तो 1 किलोमीटर का पैसा आ जाएगा ना, जनता से कितना लेना है। फिर हमने कहा कोई जनता 20 किलोमीटर जाएगी तो उसका टिकट ये, कोई 30 जाएगी तो मल्टीप्लाई 30, कोई 2 किलोमीटर जाएगा तो मल्टीप्लाई 2, कोई 5 किलोमीटर जाएगा तो मल्टीप्लाई 5। समझ में आई बात? तो इसके केस में, बस के केस में क्या क्या चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए और क्या क्या चीज आप निकालोगे, तो मैं एक स्टेप्स बना दूं क्या, एक सिस्टमेटिक तरीका, ताकि सारे सवाल फटाफट हो जाएं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा जब अपन क्वेश्चन करेंगे? रन किलोमीटर। रन किलोमीटर कैसे निकलेंगे? आने जाने की ट्रिप प्लस एक महीने में कितनी, एक दिन में कितनी ट्रिप, प्लस एक महीने में कितने दिन काम करोगे, मल्टीप्लाई कितनी बस आपके पास में है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और करो फटाफट, फिर मैं इसका कंक्लूजन आपको लिखाऊंगा। हाँ जी, ऑनलाइन वालों समझ में आई क्या बात मोदी जी वाली, कि पहले निकालना है रन किलोमीटर, फिर निकालना है पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, ओके सिद्धार्थ बाबू। आइए जनाब, एग्जाम्पल नंबर ए तो पूरा हो गया, एक और लिखो इसका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लिखो, एक एग्जाम्पल और लिखो, दूसरा एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे। एक बस बनाओ छोटी सी। अब मैं थोड़ा डेटा ना थोड़ा बढ़ा दूंगा आपको। एक मैंने कहा ये मेरी बस है भाई, ये है मेरी बस। इस बस में जो हैं 50 सीट है। इसकी जो ऑक्यूपेंसी रहती है, ऑक्यूपेंसी रहती है वो 80% रहती है। फिर मैंने कहा बस विल मेक 3 राउंड ट्रिप, 3 राउंड ट्रिप,
और काम करेगी, वर्क करेगी 30 डेज, 1 महीने में 30 दिन काम करेगी। और कहाँ से कहाँ जाएगी, तो मैंने कहा ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो है बच्चों 50 किलोमीटर, वन साइड की दूरी है। हम आपसे जानना चाहते हैं, फटाफट बताओ रन किलोमीटर कितने होंगे, ये कैलकुलेशन करके बताओ। ध्यान रखना, रन किलोमीटर के ब्रैकेट में जरूर लिखना। यहाँ पे एक बस का निकाल रहे हैं, 1 महीने का निकालना, कितने टाइम पीरियड का निकाल रहे हैं वो जरा निकाल के, जैसे मैंने ऊपर कैलकुलेशन बताई थी वैसे ही निकालेंगे। दूसरा बताएंगे मुझे पैसेंजर किलोमीटर, मेरा देश कितने करोड़ कदम चलेगा, ये भी वन बस का होना चाहिए, पर मंथ का होना चाहिए। कितना आएगा, कैसे, किस में क्या क्या जोड़ोगे बताओ। 50 जाना 50 आना, 100, एक दिन में 3 बार जाना, 1 महीने में 30 दिन जाना, और बस कितनी है अपने पास, एक। अभी एग्जाम्पल एक बस वाले हैं, धीरे धीरे 3 4 5 बस होंगी तो मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो भाई ये कितना आ जाएगा रे, 9,000 आएगा क्या। तो मेरी बस चलेंगी 9,000 किलोमीटर, और बस में बैठी हुई जनता कितने किलोमीटर चलेगी भाई और बहनों, 9,000 किलोमीटर तो बस चलाएंगे, उसमें हमारे पास 50 सीट होंगी, लेकिन सवारियां जनता 80% ही होगी। तो प्यारे देशवासियों, आप लोग कितने किलोमीटर घूम जाओगे, 3,60,000। किराया 9,000 से नहीं लेना, किराया टिकट कितने किलोमीटर की काटनी है, 3,60,000 किलोमीटर की, है ना। पेट्रोल डीजल कितने किलोमीटर का चलेगा, 9,000 का। बस को तो 9,000 किलोमीटर चलाना ना, तो पेट्रोल डीजल जो भी सर्विसिंग मोबाइल का खर्चा होगा वो होगा 9,000 का, लेकिन टिकट का पैसा काटना है आपको 3,60,000 रुपये। समझ में आई बात, ओके। ये एग्जाम्पल पूरा हो गया। अब देखो जो बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें क्या होगा, और मैं एक फॉर्मेट बनवा दूंगा आपको इसका फटाफट से। अब जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में आपको ये दिया था ना 2 लाख रुपए, ये तो मैंने एक अमाउंट दे दिया आपको। अब सवालों में क्या होगा, इसके बाइफर्केशन मिलेंगे, ड्राइवर सैलरी 10,000, टायर का खर्चा 5,000, डीजल का खर्चा 20,000, और डीजल के खर्चे को भी और अधिक बाइफर्केशन, माइलेज देती है बस 5 किलोमीटर की, पेट्रोल का भाव, डीजल का भाव हो रखा है 100 रुपए, है ना। तो अब ये कैलकुलेशन है नहीं, थोड़ी थोड़ी क्या हो जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, ठीक है। बीच में चालान कट गया, लेकिन चालान कटने से महंगा प्राइस थोड़ी करेंगे, चालान कटने का पैसा कस्टमर की इसके टिकट में नहीं आएगा, ठीक है। तो लिखिएगा बच्चों, एक लास्ट एग्जाम्पल लिखिएगा, लास्ट एग्जाम्पल ये थोड़ा घर से करके लाना आप लोग। अब मैं थोड़ा लास्ट एग्जाम्पल बना रहा हूं। मैंने कहा एक बस है भाई मेरे पास, एसी बस है, बस में 50 सीटें हैं बस, ठीक है। और इसको चला देते हैं बच्चों रामबाग, यही चला देते हैं जयपुर में ही, है ना। और इसको ले जाते हैं दूसरी जगह, मानसरोवर, बीस किलोमीटर की दूरी है भाई। अब मैंने करा वी हैव 3 बस, अपने पास 3 बस है। फिर बताया मेक 2 राउंड ट्रिप पर डे, 2 चक्कर मारती हैं, वर्क करती हैं 20 डेज, 10 दिन की छुट्टियां मारती हैं, इन ए मंथ,
और सीट भरी रहती हैं, ऑक्यूपेंसी 80%। और मैंने कहा कॉस्ट ऑफ ईच बस, एक बस जो खरीदी मैंने वो खरीदी 2 लाख रुपए की, और इसकी लाइफ के बाद एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल का मतलब होता है स्क्रैप, जब ये बस कबाड़ हो जाएगी तो ये एस्टिमेशन है मेरा 20,000 रुपए में बिक जाएगी। और इसकी जो लाइफ है बच्चे वो है 5 साल। 5 साल बाद ये बस कबाड़ हो जाएगी। 2 लाख की बस लाएंगे, 5 साल बाद अनुमान इसका 20,000 में बेच देंगे, इसका मतलब बस होगी 4,80,000 का खर्चा कंज्यूम हो जाएगा 5 साल का। ठीक है, अब हमने डेटा और भी, अभी डेटा है, अभी तो डेटा और भी है, थोड़ा सा सवाल को बड़ा बना देंगे ना। अब है कुछ नहीं, कंसेप्ट मैंने बता दिया है, मैंने कैलकुलेशन इसमें बढ़ाए जा रहा हूं मैं, है ना। और लिखो बच्चों इसमें, मैंने कहा एक मैंने गैराज ले रखा है। गैराज क्या होता है भाई? एक मैंने जगह ले रखी, रहा रात को बस खड़ी हो जाए, पार्किंग एरिया। गैराज का रेंट मैं पर मंथ देता हूं भाई, वो देता हूं 2,000 रुपया। और मैंने कहा जो इसमें फ्यूल डालता हूं, डीजल जो डालता हूं, वो मार्केट में आ रहा है 60 रुपया पर लीटर, हालांकि है नहीं, 60 रुपया पर लीटर। और ये जो मेरी बसें हैं ये माइलेज देंगी, माइलेज देती हैं ये 10 किलोमीटर पर लीटर। लड़कियां स्कूटी जरूर चलाती होंगी, माइलेज पता ना कैसे निकलती, 1 किलोमीटर में आपकी स्कूटी कितने रुपए का तेल खा जाती है? निकालते ही हो आप लोग जब पेट्रोल डलवाते हो, या पापा पैसे दे देते हैं उतने ही गलवा लेते हो, बस ठीक है चल रही है भगवान की दया से। माइलेज वाइलेज नहीं नापते क्या आप? कभी भी नहीं नापते। क्या होती है जैन साहब, माइलेज क्या होती है? वेरी गुड। या मैं इस बात को ऐसे कह दूं कि 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर यात्रा कर जाती है। ठीक है, कैसे निकालोगे ये कि आप स्कूटी में कैसे पता करते हो? उसमें तो ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं ना कि 1 लीटर के अंदर ये कितनी चली। उसमें तो आप 100, 200, 250, 500 रुपए का एक साथ डलवाते हो, फिर वो रिजर्व में लग जाता है, फिर भरवा लेते हो। तो जीवन में कैसे माइलेज कैसे कैलकुलेट करते हो? कभी करी ही नहीं, सोचा ही नहीं इस विषय में। बहुत पैसा है पापा के पास। एक तरीका बताऊंगा, पहले ये सवाल करिएगा, फिर बताऊंगा एक तरीका आपको कैसे आप अपनी स्कूटी की माइलेज निकाल सकते हो। लिखो, नहीं नहीं ये तो बस लिख रहा हूं मैं, घर से करके लाना आपको। ठीक है, फ्यूल है बच्चों 10 रुपये पर लीटर। और मैंने कहा अपना मैंने एक ऑफिस भी बना रखा है, ऑफिस एक्सपेंस है मेरा 4,000 रुपये पर मंथ। और मैंने एक बना रखी है, ड्राइवर भी रख रखे, मैंने ड्राइवर को मैं सैलरी देता हूं 10,000 रुपये पर मंथ। और तो और मैं ड्राइवर को कमीशन भी देता हूं, मैंने कहा सवारियां बिठा तगड़े वाली, खाली नहीं जानी चाहिए बस। कमीशन देता हूं मैं 10% ऑफ टेकिंग्स, है ना। और प्रॉफिट कमाना चाहता हूं मैं 20% ऑफ टेकिंग्स। ठीक है, और हम आपसे जानना चाहते हैं, आप लोग कैलकुलेट करो टिकट प्राइस। कंडक्टर भी है इसमें, पर कंडक्टर को मैंने अभी नहीं लिया है, ड्राइवर से ही काम चला लेंगे अपन इस क्वेश्चन में। टिकट प्राइस निकालना है पर पैसेंजर पर किलोमीटर। बस क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं लिखना है, आंसर नहीं करना है। जिस बच्चे की श्रद्धा हो वही घर पे करके आए इसको, जिसकी नहीं हो अपन कल करेंगे इसको, ऑप्शनल है ये, हालांकि होगा नहीं तुमसे ना। एक फिल्म का डायलॉग है ना, तुमसे ना हो पाएगा भाई, है ना। इस पे कैलकुलेशन मैंने 10% टेकिंग वाली थोड़ी इक्वेशन बना दी है, ऑप्शनल है। जिस बच्चे को लगे कि यस आई एम बोर्नविटा टाइप स्टूडेंट, वो कर सकता है भाई। मम्मी ने कॉम्प्लेन वगैरह पिलाया हो बचपन में आपको, जिसने नहीं पिलाया बच्चे ने, वो भाई अपने साथ करेगा कल। ठीक है जवानों, चलो कल 1-2 बच्चों के मेरे पास में कुछ मैसेज आए थे कि सर 1 ग्रुप करें कि 2 ग्रुप करें। सर बट ट्राई तो कर सकते हैं, हाँ ट्राई करना चाहिए,
है ना, ट्राई करने वाली लड़कों की आदत जाएगी नहीं। ठीक है, अच्छा सुनो मेरी बात अब ना, कल एक दो बच्चों के बोल रहे थे सर कि एक ग्रुप करे, दो ग्रुप करे, है ना, फटाफट जान लो। देखो अगर एक इस बात का आंसर है ना, ये मार्केट में सबसे ज्यादा चर्चित क्वेश्चन है ये, एक ग्रुप करें कि दो ग्रुप करें। इसका अगर मुझसे एक आंसर पूछोगे ना तो मैं कहूंगा बोथ ग्रुप। ठीक है, अगर इसका कस्टमाइज आंसर पूछोगे, कस्टमाइज आंसर पूछोगे तो देखो भाई बात कुछ ऐसे है कि जो बच्चे अभी फाउंडेशन का एग्जाम दिए हैं और आज तारीख हो गई है 22/7/2022, जो बच्चे फाउंडेशन का एग्जाम दिए हैं, जो फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो बीकॉम, या फिर वो थर्ड ईयर में होंगे, आपको बच्चों अगर आपका रिजल्ट 31 से पहले तो आ जाता है, सुन लीजिए फटाफट, 31 से पहले अगर आपका रिजल्ट आता है, सबसे पहला काम आप करवाइए, अपने आप को रजिस्टर कराइए ओल्ड कोर्स, मतलब 2016 सिलेबस में रजिस्टर करवाइए। 2022 वाले सिलेबस का आपको वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद आपको डिसाइड करना है एक चीज कि मैं दिसंबर के अंदर या तो फर्स्ट ग्रुप दे दूं या मैं दिसंबर में सेकंड, एक ही ग्रुप दिया जाएगा दिसंबर में। जो बच्चा दिसंबर में देना चाहता है वो एक ही ग्रुप दे, जो बच्चा ये एग्जाम देना चाहता है जून 2023 में वो बोथ ग्रुप दे। ठीक है, जून 2023 में देना चाहता है वो दे बोथ ग्रुप। पहला आंसर कंप्लीट। दूसरा आंसर, जो बच्चे बीकॉम पास आउट है या बीकॉम के बेसिस पे जिन्होंने इंटर में एडमिशन लिया है, दे विल टेक 100%, नो अदर अल्टरनेटिव। आपको 31 से पहले ओल्ड कोर्स में एडमिशन लेना ही लेना चाहिए। और आपको अब डिसाइड कर लीजिए, अगर आप थोड़ा पढ़ने में अच्छे हैं तो दिसंबर में एक ग्रुप दे दीजिए, अदरवाइज आप जून में बोथ ग्रुप दीजिए। ठीक है, अगर आप पढ़ने में थोड़े बहुत भी ठीक हैं तो अपना तो बोथ ग्रुप का रिजल्ट बहुत शानदार आता है। डन। फिर समस्या उठती सर ओल्ड में ही क्यों एडमिशन ले, न्यू में क्यों नहीं ले? तो मैंने कहा देखो आपका जो ऑब्जेक्टिव, जैसे हर चैप्टर का एक ऑब्जेक्टिव होता है, वैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव ओल्ड या न्यू पढ़ना नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव है सीएमए करना। ठीक है, अब समस्या ये है कि क्योंकि ये सरकारी इंस्टीट्यूट है तो ये अभी इसने न्यू कोर्स तो लॉन्च ही नहीं किया, बस बताया कि न्यू आ गया। बस मार्केट में क्या है कि फॉलोवर बढ़ रहे हैं, ट्विटर पे इधर पे बकवास चल रही है प्योर। न्यू कोर्स के ना तो टॉपिक आए हैं ना किताब आई है, कब आएंगी? लगभग मेरा मानना है कि इंस्टीट्यूट सोते सोते सितंबर कर देगा किताब आते आते, फिर हम उसको पढ़ेंगे। पहले टॉपिक तो यही होंगे, बस वो पहले 12 टॉपिक थे तो हो सकता है अब की बार 14 कर दें या 10 कर दें, टॉपिक तो वही होंगे, बट सितंबर में आएगा। फिर इसके एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन क्या आएंगे वो पता करने के लिए 2-3 अटेम्प्ट का वेट करेंगे। अभी अपने पास में ओल्ड में बना बनाया माल है, पहले से पता है ये टॉपिक है, इतने नंबर का है, ये क्वेश्चन आना है, ये नहीं आना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपन क्यों रिस्क ले, बेफालतू में अपन कुछ तूफानी क्यों करें? जब अपने पास में चीजें सिस्टमेटिक जची हुई हैं तो अपन क्यों बेफालतू के अंदर अपने आप को और ज्यादा मुश्किलों में डालें? तो जिन बच्चों के पास में ये न्यू, तो आप ये समझिए न्यू है ही नहीं, ये सिर्फ एक फेक न्यूज है जो पता नहीं कब रियलिटी में बदलेगी लेकिन अभी नहीं बदलेगी। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिस बच्चे के पास भी ऑप्शन है, टेक द एडमिशन इन द ओल्ड कोर्स, चाहे वो फाइनल का हो, चाहे वो इंटर का हो, चाहे वो फाउंडेशन का हो, क्योंकि ओल्ड में सारी चीजें जची जचाई हैं। इस प्रकार तो हमने तो 2012 सिलेबस में पढ़ा था, तो हम तो कोई काम के हैं ही नहीं। 2012 सिलेबस और 2016 सिलेबस है ना, डिट्टो सेम है, क्वेश्चन आंसर भी सेम है। इसी प्रकार 2022 का आएगा ना, उसमें भी क्वेश्चन आंसर भी सेम ही मिलेंगे आपको, और मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो जो बच्चे दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हैं तो फाउंडेशन वालों के पास में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनका रिजल्ट लगभग मेरा मानना है 31 से पहले आ जाएगा। 31 से पहले नहीं आएगा तो ये 31 वाली डेट खिसक के आगे 10 अगस्त हो जाएगी, फिर 10 अगस्त से पहले रिजल्ट आ जाएगा आपका। रजिस्ट्रेशन की डेट खिसक के आगे हो जाएगी 10 या 12-15 अगस्त हो जाएगी। ठीक है, तो फाउंडेशन वाले बच्चे को रजिस्ट्रेशन करवाना है ओल्ड कोर्स में ही, न्यू के चक्कर में नहीं पड़ना है। मार्केट में जितनी वीडियो तुम देखो कोई मतलब नहीं है किसी का भी, सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बात बता रहे हैं। और न्यू कोर्स आएगा कहां से? ओल्ड से ही तो बनेगा।
और जब अपना कोर्स ऑलरेडी है तो अपन क्यों भी 2 महीने करोगे क्या? तुम बताइए, सितंबर तक तुम क्या करोगे? अच्छा, क्या पता सितंबर में आए नहीं आए, ये बोल दे नोटिफिकेशन निकाल के कि ड्यू टू सम टेक्निकल इमरजेंसी वी विल पोस्टपोन द न्यू सिलेबस फॉर फर्दर 2 months। फिर अपन वो गालियां निकालेंगे जो यहां बोल नहीं सकते। सो बेफालतू में कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बीकॉम पास आउट, रजिस्ट्रेशन कराओ, फटाफट किताबें लो और अपने मिशन पे तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये चीजें, चाहे आप इंटर फाइनल हो, बोथ ग्रुप देने का फायदा कैंपस प्लेसमेंट में जरूर मिलता है। अगर आप में कैपेबिलिटी है, आप 6 घंटे क्लास प्लस 4 घंटे घर पे स्टडी कर सकते हैं। गो फॉर बोथ ग्रुप। आपको लगता है भाई अपनी इतनी कैपेसिटी नहीं है, अपने इंजन जवाब दे जाएगा, अपन 4 घंटे फर्स्ट ग्रुप वाले 4 घंटे क्लास, 3 घंटे घर पे पढ़ना, 7 घंटे जो पढ़ सकते हैं एक ग्रुप करो, 10 घंटे जो पढ़ सकते हैं बोथ ग्रुप करो। ठीक है, और ये स्टडी फॉलो करनी है आपको लगभग 6 महीने तक। डन। तो ये बात थी, बाकी बातें आपसे कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।